अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे कि किस तरह लेबर पॉलिनोमियल ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। उसके रिलेटेड जो हमने रिलेशन प्रूव करना है वो कुछ इस तरह से होगा। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x lmx lnx साथ में dx इज इक्वल टू इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा जब आपके पास m और n की वैल्यू डिफरेंट होगी, और आंसर 1 आएगा जब आपके पास m और n की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे हमारे पास e की पावर माइनस एक्स एज ए वेट फंक्शन डील कर रहा है, और ये दो लेबर पॉलिनोमियल्स हैं। एज अ होल इसकी इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा जब आपके पास m और n की वैल्यू डिफरेंट होगी, और 1 तब आएगा जब आपके पास m और n की वैल्यू सेम होगी। तो इस रिलेशन को हमने प्रूव करना है। आप लिख देंगे वी हैव जनरेटिंग फंक्शन फॉर lnx is 1 over 1 minus t e raised to the power minus tx over 1 minus t is equal to summation n is equal to 0 to infinity lnx और साथ में d raised to the power n। हमने लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ भी किया था, इस जनरेटिंग फंक्शन का। तो अगर आपको इसके बारे में इल्म नहीं है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको प्रूव किया था। अब यहाँ पे आपके पास अगर एक लेबर पॉलिनोमियल है lnx, तो उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। आप लिख सकते हैं कि आल्सो फॉर lmx, अगर आपके पास lmx कोई लेबर पॉलिनोमियल है तो उसके रिलेटेड जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 over 1 minus s e raised to the power minus s x over 1 minus s। यहाँ पे मैं s यूज़ कर रहा हूँ जिस तरह यहाँ पे t यूज़ किया था, यहाँ पे s यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में m है, और यहाँ पे lmx आएगा और s रेज़ टू द पावर m आएगी। हमने lnx के लिए ये जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन किया और lmx के लिए ये जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इन दो इक्वेशंस को। आप लिख देंगे 1 over 1 minus t 1 over 1 minus s, और साथ में e रेज़ टू द पावर माइनस टी एक्स ओवर 1 माइनस टी e रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स ओवर 1 माइनस एस इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी lnx lmx t रेज़ टू द पावर n s रेज़ टू द पावर m। क्या किया कि आपने इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फर्दर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा कि मैं यहाँ पे ये जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। समेशन n is equal to 0 to infinity summation m is equal to 0 to infinity e raised to the power minus x lnx lmx t raised to the power n s raised to the power m is equal to, और यहाँ पे भी आएगा e raised to the power minus x over 1 minus t 1 minus s, और साथ में e raised to the power minus tx over 1 minus t into e raised to the power minus sx over 1 minus s। नेक्स्ट टाइम में आप इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू x में।
यानी कि आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू द पावर n s रेज टू द पावर m और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x ln x lmx और साथ में dx इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट थे इनको हमने साइड पे लिख दिया और वेरिएबल की टर्म्स जो थी उसको हमने इंटीग्रेट करना है तो कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस टी 1 माइनस एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स e रेज टू द पावर माइनस टी एक्स ओवर 1 माइनस टी और साथ में e रेज टू द पावर माइनस एस एक्स ओवर 1 माइनस एस और साथ में dx। लास्ट स्टेप पे जब हमने इंटीग्रेशन शो करवाई थी तो कुछ इस तरह से स्टेप फाइंड किया था। तो फर्दर इसको हम प्रोसीड करते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू द पावर n s रेज टू द पावर m और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x lmx lnx dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस t 1 माइनस s और साथ में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर को कंबाइन कर देंगे, आपके पास आएगा माइनस एक्स इंटू 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी प्लस एस ओवर 1 माइनस एस और साथ में dx। लेफ्ट साइड पे ये टर्म एज इट इज आएगी इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी 1 माइनस एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस एस टी ओवर 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एस और साथ में dx। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म फिर अगेन एज इट इज आएगी इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी 1 माइनस एस। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो किस तरह करेंगे? सपोज करेंगे हमारे पास इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स और साथ में dx। इसको जब आप इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/अल्फा। इसी तरह यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो रिलेशन है ये अल्फा के इक्वल आ जाए, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था e की पावर में माइनस अल्फा एक्स, यहाँ पे भी अगर ये हम अल्फा के इक्वल रख दें यानी कि माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा आपके पास, तो इसकी इंटीग्रेशन आप इस रिलेशन को यूज करके किस तरह लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस एस टी ओवर 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एस। जिस तरह यहाँ पे 1/अल्फा आ गया था इसी तरह आप यहाँ 1/दिस लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा 1/1 माइनस एस टी और नेक्स्ट आप लिख देंगे 1 माइनस एस टी की पावर में -1। अब आपके पास समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू द पावर n s रेज टू द पावर m इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x lnx साथ में dx इज इक्वल टू 1 माइनस एस टी रेज टू द पावर -1 आ गया। इसको आप बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए एक्सपैंड कर सकते हैं। 1 प्लस
एस टी आएगा, फिर एस टी स्क्वायर प्लस एस टी क्यूब प्लस एस टी 4 प्लस सो हमने बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड कर दिया है। हमने ये स्टेप फाइंड कर लिया था जब हमने एक्सपेंशन की थी 1 माइनस एस टी रेज टू द पावर -1 की। अब यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं उसको जनरल फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -x एल एम एक्स एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 when m is not equal to n and 1 when m is equal to n। राइट साइड पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एस क्यूब टी क्यूब प्लस एस 4 टी 4 प्लस सो। अब आपने जरा गौर करना है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे एक्सपेंशन शो करवाएंगे m और n की वैल्यूज को यूज करते हुए, यानी कि आप यहाँ पे m की वैल्यू को यूज करेंगे और यहाँ पे भी यूज करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स आती जाएंगी। सपोज करेंगे आप सबसे पहले m और n की सेम वैल्यू को यूज कर रहे हैं। जिस तरह सपोज कर लें कि आप m और n की वैल्यू जो ले रहे हैं वो 1 ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 लेंगे तो आपके पास t की पावर में 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। t की पावर 1 और s की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट होगा वो ये होगा, और यहाँ पे t की पावर 1 और s की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो जब आप कंपेयर कर देंगे इस t की पावर 1 और s की पावर 1 के कोएफिशिएंट को और इस t की पावर 1 और s की पावर 1 के कोएफिशिएंट को, इस s t के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें और इस s t के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें तो इसका कोएफिशिएंट ये आएगा और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आएगा कंपेयर करके। सपोज कर लेंगे आप m और n की वैल्यू 2 ले लें। जब आप m और n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे आएगा t स्क्वायर और s स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी m और n की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे t स्क्वायर और s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ये होगा। यहाँ पे t स्क्वायर और s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो जब आप इसके कोएफिशिएंट को यानी कि t स्क्वायर और s स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे तो ये आएगा, यानी कि ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसके कंपेयर करने से यहाँ पे t स्क्वायर और s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो कंपेयर करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सपोज करें कि आपके पास m और n की वैल्यू 3 है। जब आप यहाँ पे m और n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह 3 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप एक्सपेंशन शो कर रहे होंगे m और n की वैल्यू 3 ले रहे हैं जो कि सेम नंबर है, तो यहाँ पे आएगा t क्यूब और s क्यूब। t क्यूब और s क्यूब का कोएफिशिएंट ये होगा। यहाँ पे t क्यूब और s क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो जब कंपेयर करेंगे तो इस t क्यूब और s क्यूब का कोएफिशिएंट ये आएगा, यानी कि ये लिख दिया, और इस t क्यूब और s क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो कंपेयर करके यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जब आपके पास m और n की वैल्यू सेम होगी तो आपके पास इस रिलेशन का आंसर 1 आएगा जब m और n सेम ले रहे होंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं मिल रही जहाँ पे आपको s और t की पावर डिफरेंट नजर आ रही हो, यानी कि हर टर्म पे आपको सेम पावर नजर आ रही है s और t की। हम उस डिफरेंट पावर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं +0 into s2 और t की पावर 4। अपने तरफ से हमने इंट्रोड्यूस करवा दी यहाँ पे s और t की पावर 4 को। तो जब आप यहाँ पे m की वैल्यू 2 ले रहे हैं और n की वैल्यू 4 ले रहे हैं, जब आपने यहाँ पे एक्सपेंशन शो करनी है तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 आएगी और s की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे s स्क्वायर और 4 आ जाएगा। जब आप s स्क्वायर और t की पावर 4 को कंपेयर कर देंगे तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो ये होगा, s स्क्वायर और t की पावर 4 का। यहाँ पे s स्क्वायर और t की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। जब हमने इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ये था, ये आ गया, और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0, यानी कि कंपेयर करके आ गया।
आप कह सकते हैं कि जब आपके पास m और n की वैल्यू डिफरेंट है तो आपके पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल भी ली कि अगर आप m और n की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ज़ीरो कंपेयर करके वैल्यू आएगी, और m और n की वैल्यू अगर आप सेम ले रहे हैं तो आपके पास 1 आएगी। तो ये था सारा क्राइटेरिया कि जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि लेवल पॉलिनोमियल्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन दिस, यानी कि लेवल पॉलिनोमियल ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी शो करती हैं कि जब आपके पास m और n की वैल्यू डिफरेंट होगी तो ज़ीरो आएगा, यानी कि इस इंटीग्रेशन का आंसर ज़ीरो आएगा, और जब m और n की वैल्यू सेम होगी तो इस इंटीग्रेशन का आंसर 1 आएगा। कब आएगा? जब आप इस रिलेशन में कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। सेम पावर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, डिफरेंट पावर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो ये था प्रूफ फॉर लेवल पॉलिनोमियल कोरस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज।